नमस्कार। आज स्कूल इवेंट पहुंचा खीरी बौद्ध मठ। जी हाँ, यही वही जगह है जिसे लोग मठवा टाँड़ के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक सुंदर मठ है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मुझे बचाओ, इस धरोहर को बचाओ। प्राचीन इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से जिनका नाम जाना जाता है वो सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक का भारतीय शासनकाल में स्वर्ण युग माना जाता है, यह तो सभी जानते हैं। साथ ही सम्राट अशोक का इतना तेजस्व था, इतनी उसकी शासन करने की शैली, उनकी तलवार में इतनी दम थी कि अफ़गानिस्तान, चाइना भी डरता था। उसके आगे उनसे लड़ाई करने का अर्थ है कि साक्षात जमदूत को बुलाना। उनके प्रसिद्ध युद्ध में कलिंग युद्ध को जाना जाता है। और आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और उनके शासनकाल में ही कई बौद्ध मठ का निर्माण किया गया। इन्हीं बौद्ध मठों में एक खीरी बौद्ध मठ है जो रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में मठवा टाँड़ में स्थित है। और इसी धरोहर को बचाने और इसके बारे में बताने के लिए रांची से चलकर बौद्धिस्ट डॉक्टर राहुल कुमार और उनके टीम आए हैं। उनसे मिलते हैं, क्या कहते हैं इनके बारे में। तो उनके बाद अशोक के समय में मूर्ति पूजन का बौद्ध धर्म में परंपरा नहीं था। वो जब भी बनाते थे अशोक तो अशोक स्तंभ लगवाते थे, कहीं में भी बुद्ध स्तूप बनाते थे। और जितने भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड रिलिक्स था, अस्थि कलश था, उस सबको एक साथ करके और जगह जगह पर उसको स्थापित करते थे। जैसे बोधगया हुआ, ये वैशाली हुआ, राजगिरी हुआ, सभी जगहों पर जहाँ जहाँ बुद्ध के चरण पड़े थे वो सभी जगहों पर जा करके उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए। हर बुद्ध के हर एक उपदेश पर एक स्तूप, यानी कि बुद्ध जो है 84,000 उपदेश दिए। तो जितने भी स्तूप बनवाए उन्होंने, अशोक ने, वो उस वक्त जो सबसे डेवलप साइंस था वो था पत्थरों से बनाने का परंपरा। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने स्तूप बनवाए वहाँ एक बुद्ध के रिलिक्स को रखा गया। और वही रिलिक्स जो है आज आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खोज करके उसको म्यूजियम में रखती है। आप देखेंगे यदि मौका मिलेगा तो वैशाली जाइए। वैशाली में अभी बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा एक म्यूजियम बनाया, म्यूजियम नहीं, भगवान बुद्ध के रिलिक्स को रखने के लिए स्तूप बनाया गया है। और वो वहाँ में बुद्ध के रिलिक्स को रखा गया है। वो रिलिक्स पहले पटना म्यूजियम में थी और पटना म्यूजियम से हटा करके उसको ले गया गया है वैशाली में। वही रिलिक्स, बुद्ध के ही रिलिक्स आपको यदि मौका मिले तो आप दिल्ली में देख सकते हैं, नेशनल म्यूजियम में। हाँ, जहाँ हज़ारों की संख्या में हर रोज़ देश विदेश के बौद्ध जा करके उस रिलिक्स का दर्शन करते हैं। तो जितने भी रिलिक्स है मिला है अब तक, है ना, और बहुत सारे 3 जो 8 भागों में बांटा गया था सबसे शुरुआत में, उसमें से अभी 5 भाग का ही रिलिक्स मिल पाया है इंडिया में। तो बाकी जो है अभी नहीं मिला ही नहीं है। कुछ जगहों पर खुदाई भी नहीं हुआ है, 3 जगह का नहीं मिला। हाँ, कुछ जगहों पर खुदाई नहीं हुआ, जैसे पूरी तरह से खुदाई नहीं हुआ है श्रावस्ती में भी अशोक के समय का ये सिक्का मिला है, लेकिन स्तूप का भी अस्तित्व नहीं मिल पाया। उस वक्त का सिक्का मिला, उस वक्त का बहुत सारी चीज़ें जो है अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। उसको उससे प्रमाणित होता है कि वहाँ भी अशोक आए थे, लेकिन अशोक स्तंभ और स्तंभ पर लगा हुआ ये चक्र या फिर जो 3 सिंबल होता था जानवर का, वो अभी नहीं मिला है। तो जहाँ जहाँ अशोक गए, कहने का यही मतलब है कि एक स्तूप बनाए थे, स्तूप के बाद एक अशोक स्तंभ बनाते थे। और अशोक के जो स्पिरिट है, उनका जो उनको जो लोग क्या बोलते हैं, जैसे उनको जिस रूप में देखते थे उनको 3 जानवर से ये किया जाता था, डिनोट किया जाता था। जैसे
स्तूप के बगल में तीन मुंह लस्सी स्तूप के बगल में एक अशोक स्तंभ रहता था। जो आप वैशाली में जाइएगा तो देखिएगा अशोक स्तंभ के ऊपर एक सिंह, एक मुंह वाला सिंह, और वो सिंह का मुंह देखिएगा कि कुशीनगर की तरफ किया हुआ है। मतलब वैशाली से बुद्ध कुशीनगर गए जब ज्ञान महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होना था तब। उसी तरह से यदि आप जाइएगा ये नेपाल में लुम्बिनी, जहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तो वहाँ में पता चलेगा कि अशोक स्तंभ के ऊपर एक बैल का मूर्ति है। उसी जगह उसी तरह से और भी जगहों पर, जैसे वैशाली से करीब 70-80 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ में देखिएगा तो वहाँ में घोड़े का है। तो 3 जानवर नॉर्मली दिखेगा। और इसके अलावा सारनाथ में जाइएगा तो वहाँ धम्मचक्र दिखेगा, अशोक स्तंभ के ऊपर धम्मचक्र रहेगा। तो वही जो अभी कमलेश जी बोल रहे थे कि यहाँ भी एक धम्मचक्र था। पहले शायद एक धम्मचक्र मिला था जो कि इधर उधर हो गया, लेकिन बाद में लोगों ने यहाँ में ला करके कहीं इधर रखा गया और उसको वो मिट्टी से ढक गया या ढक दिया गया। तो इसका मतलब जैसे यदि धम्मचक्र यहाँ से फिर से मिलता है तो समझ लीजिए कि ये अशोक का ही शुरुआत अशोक किए हैं। और मंदिर का निर्माण जो है उसके बाद आया। मंदिर और बुद्ध विहार जो है पाल वंश के अशोक के बाद ही शुरुआत हुआ उसका। तो यही है यहाँ का एक मतलब संक्षिप्त में। इसका जीर्णोद्धार के बारे में कुछ बताइए सर हम लोगों को। जीर्णोद्धार इसका जीर्णोद्धार करने का आवश्यकता है। यहाँ जो है जितना भी अभी बचा हुआ अवशेष देख रहे हैं, उससे तो मुझे पर्सनली यही मतलब दिखता है कि इस जगह जो है एक बौद्धों का एक बहुत बड़ा मठ रहा होगा, बुद्ध विहार रहे होंगे। आसपास के जो क्षेत्र है या करने के लिए यहाँ से या जो भी है, यहाँ आसपास में कहीं न कहीं एक बुद्ध विहार का अवशेष मिलेगा। तो इससे यही सब निशानी मिलेगा। इसका जो है जीर्णोद्धार कोई पर्सनल लेवल पर करना उचित नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि इसको या तो बेस्ट जो हमारे देश में उपलब्ध है वो है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यदि जीर्णोद्धार किया जाए तो ये आगे कालांतर तक समय चलेगा। जैसे कि आप देखें बोध गया में, जैसे कि देखिए सारनाथ में या वैशाली में, तो वो सब जगहों पर जो है ना सभी जगहों का खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम, अधिकतर जगहों का खुदाई जो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया। और फिर उसको जब भारत सरकार में आई, भारत एक ब्रिटिश राज से अलग हुआ, तो भारत सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो हमारे पास जितना भी उसका अवशेष मिलता है वो अशोक से लेकर के पाल वंश 12वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी तक का उसका प्रमाण मिलता है। तो यही है यहाँ का एक संक्षिप्त।